अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्ली और मैं हूं लिया आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। एक माह में शरह सूद में दूसरी बार इजाफा किया गया है। 20 माह बाद बुनियादी शरह सूद 1% इजाफे से 9.75% हो गई है। स्टेट बैंक का कहना है कि फैसले का मकसद महंगाई से निपटना है। नवंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 11.5% हो गई। गुज़िश्ता माह तजारती खसारा भी बढ़कर $5 अरब हो गया। रवा माली साल में औसतन महंगाई 9 से 11% रहेगी। रवा माली साल माशी तरक्की 4 से 5% के बलाई हद के करीब रहने की तवक्को है। सनतकारों और सरमायाकारों का कहना है कि कर्ज महंगा होने से सनती तरक्की और सरमायाकारी मुतासिर होगी। गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी का 19 नवंबर को ऐलान किया गया था, जिसमें शरह 1.5% बढ़ाई गई थी। शरह सूद बढ़ाने के क्या फवायद और नुकसानात होंगे, ये हम जानेंगे एंकर पर्सन इमरान सुल्तान से। जी इमरान, बताइएगा। जी, आज एक बार फिर हमने देखा कि सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया, 1% का इजाफा किया। मार्केट इसको इनकॉर्पोरेट कर रही थी। तकरीबन जो एंटिसिपेशन थी वो 1.25 से 1.5% इजाफे की थी। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, एक बार फिर स्टेट बैंक का यही कहना है कि जो इन्फ्लेशन है, जिस तरीके से अफरात-ए-ज़र और महंगाई का सामना है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक रख रहा है। असर इसका यकीनन जो पाकिस्तान में कारोबार है, पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इसको बहुत इससे खाइफ है, क्योंकि इससे पैदावारी लागत बढ़ेगी। स्टेट बैंक अपनी बात पे कायम है कि उनकी जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है वो काम दिखाना शुरू कर रही है। लेकिन डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट पे जिस तरीके से जो कमोडिटी प्राइसेस है नीचे आएंगी, तो पाकिस्तान को भी एक कुशन मिलता जाएगा। सिंध का रुख करते हैं, जहां नए बल्दियाती तरमीमी बिल पर एक हलचल मची हुई है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन को लताड़ा, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी को अपोजिशन ने आड़ हाथ लिया। खुर्रम शेख जमान कहते हैं सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाना होगा। बिलावल हमारा मुंह क्या काला करेंगे, उनके तो अपने करतूत ही काले हैं। कराची में भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान भी कर दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे कराची के अंदर जितनी भी डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर हैं, उन सब के बाहर आज हमने अलामती भूख हड़ताल रखी है। सूबे सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बचाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये देख चुकी है कि इनकी मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। अगर ये 2 नंबर काले कानून लेकर आएंगे और सूबे को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सूबे सिंध का जो आने वाला मेयर होगा, उसके पास ये हक भी नहीं होगा कि वो टैक्स कलेक्शन कर सके। इनका वजीर आला जो कि नलाई के आला, इनका लीडर कहता है कि तुम लोगों का मुंह काला होगा। ये सिंध के लोगों को कह रहा है कि सिंध के लोगों का मुंह काला होगा। अब हमारा मुंह क्या काला करेंगे? काले करतूत तो आपके हैं। उधर एमक्यूएम भी इस बिल पर सीखा है। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि एपीसी में तमाम जमातों ने बल्दियाती बिल को काला कानून करार दिया है। वज़ीर आला सिंध मुतनाज़ा रिमार्क्स पर मुआफी मांगे और बताएं सिंधु देश के नारे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमात क्यों दर्ज नहीं किए गए। जब नैब की रस्सी खिंचती है तब ये सिंध की बात करते हैं। हमें अक़लियत कहना सिंध को अलहदा करने की साजिश है। उन्होंने वज़ीर आज़म से सिंध के फंड्स रोकने की दरख्वास्त भी कर दी। ये पीपल्स पार्टी का वडेरा गैंग जो है, ये 4 साल मजे करता रहा। अपने भांजे भतीजों को चेयरमैन और मेयर मुंतखब करवा के और सिंध के अवाम पे जुल्म करते रहे। हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सिंध के तमाम लोगों ने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये बिलावल साहब ने जो कहा है कि काला कानून कहने वालों का मुंह काला, तो ये सिंध के वोटर्स, सिंध की मुंतखब नुमाइंदा जमातें, उनके रहनुमाओं और उनके वोटर्स की भी दिल आजारी की। ये वही पाकिस्तान ना खपे की आवाज एक बार फिर आई और हम समझते हैं, हम इसकी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। मुराद अली शाह साहब को इस पर माफी मांगनी चाहिए सिंध के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से और बानियाने पाकिस्तान से। बल्कि पूरे सिंध ने मुखालफत कर दी तो आपने पाकिस्तान को ललकार दिया। आपके बिल की तमाम जमातों ने, तमाम कौमियतों ने हिमायत नहीं की तो आपने कहा हमें पाकिस्तानी समझो, वरना हम कुछ और सोचेंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन गई है। सिंधियों को जरदारी और पीपी के चंगुल से निकालेंगे। सब ये जान लें कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध हमारा है। बिलावल हमें ना डराएं, उनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं होंगे। कराची
سے کشمور تک سب میرے ہیں. ہم سندھیوں کو اس زرداری کے چنگل سے آزاد کرائیں گے, اس کی نسلوں کی چنگل سے آزاد کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس پیپلز پارٹی کے چنگل سے آزاد کرائیں گے. آج اس شہر میں اگر کوئی کردار والی لیڈرشپ ہوتی تو اس شہر کے سینسس کو صحیح کرواتی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے, اور آج پتہ چل جاتا کون اقلیت میں کون اکثریت میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب, ایک تو آپ جب دھمکی دیتے ہیں نا ہمیں ہنسی آ جاتی ہے, آپ پر سوٹ نہیں کرتی. ہم نے جس دن یہ سوچ لیا کہ اب ہمیں جو ہے وہ خودکشی نہیں کرنی ہے کہ ایک ایک کر کے آؤ ذرا مرنے سے پہلے اس حالات میں پہنچانے والوں کو ان کی فرعونیت کا خاتمہ کر کے مرے, تو کوئی جگہ بچے گی نہیں آپ کے لیے. کوئی آپ اپنی جو آپ نے بھرتیاں کی نا پولیس میں, یہ سینے ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گولیاں کم پڑ جائیں گی. جماعت اسلامی نے بھی 19 دسمبر کو کراچی بچاؤ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 1972 کا لسانی بل لانے والے دوبارہ لسانیت کا بیج بو چکے ہیں. لسانیت پروان چڑھانے والے بلاول اور وزیر اعلیٰ سندھ عوام سے معافی مانگے. وڈیروں کے مجموعے کا دوسرا نام پیپلز پارٹی ہے. بلدیاتی قانون کو ڈنکے کی چوٹ پر کالا قانون کہتے ہیں. تو صاحب نے تو یہ کہا کہ جو ڈھاکہ جائے گا کی ٹانگیں توڑ دیں گے, یہ ان کی جمہوریت تھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ملک کو آدھا کر دیا, جمہوریت کا بھی قتل کیا اور ملک کو بھی تقسیم کر دیا. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے سن 72 میں لسانی بل پیش کیا اور اس سے فسادات کی ایک آگ لگ گئی اور پورے سندھ میں لوگ تقسیم ہونا شروع ہو گئے. اور پیپلز پارٹی اس وقت کیا ہے سوائے وڈیروں کے مجموعے کا, جاگیرداروں کے مجموعے کا. یہ وڈیرے اور جاگیردار دیہی عوام کا بھی استحصال کر رہے ہیں اور شہری عوام کا بھی استحصال کر رہے ہیں. یہ کالا قانون ہے اور اس آئین کو سیاہ کرنے کی ایک سازش ہے جو اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ اقلیت میں اپوزیشن کو یا سندھ کے عوام کو اصل میں وہ اقلیت میں کہتے ہیں. بلاول بھٹو بھی اور مراد علی شاہ بھی سندھ کے عوام سے معافی مانگیں اس لسانیت کے پھیلانے پر, نفرتوں کو پروان چڑھانے پر, ان تعصبات کو پروان چڑھانے پر. ایک طرف اپوزیشن رہنما گرجے تو سندھ کے وزیر اطلاعات بھی خوب برسے. سعید غنی نے کہا ایم کیو ایم ایک بار پھر لسانی فسادات کی سازش کر رہی ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کی 3 اور پیپلز پارٹی کی 4 نشستیں ہیں. پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شہر کے نمائندے نہیں ہیں؟ شہر کے حالات خراب نہیں کرنے دیں گے. کہ صوبہ سندھ میں ایک مرتبہ پھر لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جو بینر شہر میں لگائے گئے ہیں, جس قسم کی پریس کانفرنسز کی گئی ہیں, جس قسم کی باتیں کی گئی ہیں, وہ سب آپ نے سنی ہے, اس ملک کے لوگوں نے سنی ہے. ہماری صوبہ سندھ میں کراچی سمیت نمائندگی ہے. کراچی سے ہمیں سیٹیں ملی ہیں. ایم کیو ایم کی 3 سیٹیں قومی اسمبلی کی, پیپلز پارٹی کی 4 ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نمائندے نہیں ہیں بھائی کراچی کے؟ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس شہر کو آپ اس طرح مت دھکیلیں جس برے حالات سے ہم نکل کر آ گئے ہیں. سندھ میں بلدیاتی بل پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا, جبکہ کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات 19 دسمبر کو ہو رہے ہیں. پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں ووٹنگ ہوگی. میئر اور تحصیل چیئرمین کا انتخاب پہلی بار براہ راست ووٹوں سے ہوگا. پشاور کے میئر کی نشست سب کی توجہ کا مرکز ہے, جہاں میئر کے لیے 14 امیدوار میدان میں ہیں. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دنگل سج گیا. 17 اضلاع میں مختلف نشستوں پر 37,752 امیدوار میدان میں. بلدیاتی انتخابات میں پشاور سٹی میئر کی سیٹ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز. پشاور میئر کے لیے 14 امیدوار میدان میں, لیکن پی ٹی آئی کے رضوان بنگش, جے یو آئی کے زبیر علی, پی 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 کے ارباب زرق خان اور اے این پی کے شیر رحمان میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. جس طرح ہمیں 2013 میں ہمیں انشاءاللہ عوام نے منتخب کیا, پھر 2015 میں کیا, پھر 2018 میں, انشاءاللہ 2021 میں ہم باری اکثریت سے جیتیں گے انشاءاللہ. ہم پشاور کی ترقی اور تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے. ہم جو سب سے پہلے جو لوگوں کو جو بیسک مسائل ہے, صاف پانی کی ایشوز ہیں, سینیٹیشن کی ایشوز ہیں, ٹریفک کی ایشوز ہیں, اس پہ کام کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بڑے پروجیکٹس بھی یہاں پہ لے آئیں. پشاور سٹی تحصیل صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں پر مشتمل ہے. گزشتہ عام انتخابات میں 7 حلقوں پر پی ٹی آئی کا پلڑا باری رہا تھا, لیکن اب پشاور سٹی میئر کا تاج کس کے سر سجے گا, یہ فیصلہ 19 دسمبر کو پشاور سٹی تحصیل کے 8,80,000 ووٹرز کریں گے. کیمرہ مین عادل زادہ کے ساتھ کامران علی, آج نیوز پشاور.
पंजाब में नया बल्दियाती कानून मंजूर होने के बाद अब इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वजीर बल्दियात पंजाब महमूद रशीद कहते हैं पंजाब में पहली बार बल्दियात का निजाम बाइख्तियार बनाने जा रहे हैं। 11 मेट्रोपॉलिटन के मेयर बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। बल्दियाती सेटअप में टेक्नोक्रेट्स भी शामिल होंगे। बल्दियाती इंतखाबात EVM पर होंगे। पंजाब की तारीख में इससे पहले कभी इतना पावरफुल निजाम नहीं, ये माजी की तरह की कोई लोकल बॉडीज नहीं है, ये मुकामी हुकूमतों का एक बाइख्तियार निजाम जो है वो कायम होने के लिए जा रहा है। पंजाब के अंदर 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के मेयर बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। 25 जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन भी बराह रास्त अवाम जो है वो अपने वोटों से मुंतखब करेंगे। इसमें टेक्नोक्रेट्स भी होंगे। इस्लामाबाद के अंदर ये इलेक्शन जो है वो EVM पे होने जा रहा है। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर भी जो आइंदा 3-4 माह के अंदर इंतखाबात होने हैं तो कोशिश की जाए कि ये ट्रांसपेरेंट अंदाज के साथ EVM के ऊपर इनका इंतखाब मुमकिन हो। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने पीपल्स पार्टी को पंजाब के बल्दियाती कानून से सीखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि इस तारीखी बल्दियाती कानून पर अपोजिशन और इत्तेहादियों से मुशावरत शामिल थी। उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से पंजाब और सिंध के बल्दियाती कवानीन का मवाजना करना दुरुस्त नहीं। संविदा बनाया गया है और एक बेहतर कानून की शक्ल में ये सामने आ रहा है, तो ये बिल्कुल इत्तेहादी और हम लोग सारे इस कानून के ऊपर साथ साथ हैं। मैं समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी वाले चाहें तो पंजाब के कानून से कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ बल्दियाती मसाइल ही नहीं चल रहे, मुल्क में कई माह से नए चेयरमैन नैब का कजिया भी हल नहीं हुआ। नए चेयरमैन नैब की तकर्री के सिलसिले में अपोजिशन जमातों का पहला मुशावरती इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर कल 3 नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। अपोजिशन जमातों का वर्चुअल इजलास शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। ज़राइल का कहना है कि अपोजिशन में शामिल तमाम जमातें चेयरमैन नैब के लिए अपने अपने नाम तजवीज़ करेंगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो चुकी है और वो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। नए चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत में मालूम नहीं कितने महीने लगेंगे। मुशावरत का अमल मुकम्मल नहीं होगा और यही चेयरमैन नैब नौकरी करते रहेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। जिस दिन हुकूमत के सर से हाथ उठ गया वो एक दिन नहीं खड़ी रह सकेगी। 2.5 महीने होने लगे, चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो चुकी है। चेयरमैन नैब डेली वेजेस पे काम कर रहा है और मुशावरत का अमल ये है कि अभी एक खत सदर साहब की तरफ से आया है, पता नहीं कितने महीने लगेंगे कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो। जिस दिन हाथ उठाया जाएगा एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बेसाखियों पर है, ये बेसाखियां अब हटाने की जरूरत है। जमहूरियत को आगे बढ़ने की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि गवादर एहतजाज के मामले पर वज़ीर आज़म ने असद उमर और जुबैदा जलाल को मुजाहिदीन से मुलाकात की हिदायत की। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को EVM फराहम करने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो EVM के लिए टेंडर जारी करे। महंगाई से मुतालिक वज़ीर इत्तलात ने कहा सबसे ज्यादा महंगाई सिंध में है। सिंध में आटा, चीनी और दूध की कीमतें कंट्रोल में नहीं। सूबाई हुकूमत नाराज होने के बजाय अशिया की कीमतें कंट्रोल करे। गवादर के मामलात के ऊपर बातचीत हुई है। 2 वफाकी वज़रा असद उमर साहब और जुबैदा जलाल जो हैं वो वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे और वहाँ पे जो इस वक्त के मामलात हैं उनके ऊपर वो उनका हल भी बात करेंगे और जो इस वक्त वहाँ पे एहतजाज लोग कर रहे हैं उनसे वो बातचीत भी करेंगे। कराची में इस वक्त 1347 रुपए का जो है वो इस वक्त आटा जो है वो चल रहा है। बाकी पूरे मुल्क में जो है वो 1100 का है। जो आटा है उसकी कीमत कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही शुगर की कीमत का कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो सिंध हुकूमत से हम एक बार फिर ये अर्ज करते हैं कि नाराज हुए बगैर मेहरबानी करें, तो जो कंट्रोल्स हैं उनको अपने बेहतर करें। ये खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।